नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को पेपर 2 सोशल साइंस अर्थात जूनियर की एसएसटी के ऐसे टॉप सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन कराऊंगा जो डायरेक्ट पेपर के दिन आपको छपे मिल जाएंगे। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को कराने वाला हूँ सभी क्वेश्चन कंप्लीट सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को निचोड़ने की ताकत रखते हैं, इसलिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो तो आपके इंपॉर्टेंट हैं ही, और क्वेश्चन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी जहां से हर बार पेपर में क्वेश्चन बन जाता है वे सभी प्रकार की इंपॉर्टेंट एक एक जानकारी आपको बता करके चलूंगा। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे न्यू अपडेटेड क्वेश्चन शामिल किए हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, बीच बीच में आपको थ्योरी भी करा दूंगा ताकि आपका थ्योरी के माध्यम से रिवीजन भी हो जाए। पेपर का अंतिम दौर है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, किस हड़प्पा स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? लोथल से, सुरकोटदा से, रोपड़ से या कालीबंगन से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं। अगर मैं बात करूं लोथल की, लोथल आपके किस राज्य में है? गुजरात राज्य में आपका लोथल हो जाएगा। लोथल को गोदीवाड़ा या बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, मैंने कई बार आपको बताया है। कालीबंगन कहाँ पर पड़ता है? कालीबंगन राजस्थान राज्य में पड़ता है। कालीबंगन काली चूड़ियों के लिए आपका फेमस था। कालीबंगन से जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिलते हैं। रोपड़ कहाँ पर है? रोपड़ आपके पंजाब में है। रोपड़ किस राज्य में पड़ता है? तो पंजाब राज्य में पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें पेपर में आपसे बन जाएंगी, मिलान से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर कहता है, वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकाश्यप, मोगलीपुत्र तिस, वसुमित्र, साबक मीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साबक मीर द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और राजा कौन हुआ करता था दूसरी बौद्ध संगीति में? आपको पता होगा कालाशोक। कौन? कालाशोक आपका दूसरी बौद्ध संगीति का राजा था उस दौरान का। महाकाश्यप ये पहली बौद्ध संगीति थी, है ना, पहली बौद्ध संगीति, ये फर्स्ट बौद्ध संगीति में था आपका। महाकाश्यप अध्यक्ष था। मोगलीपुत्र जो था ये आपका किस में था? ये आपके थर्ड में था, है ना, थर्ड में था। और वसुमित्र आपके चौथे में थे, जो कि कनिष्क के टाइम में हुआ था। बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में हुई थी, चौथी वाली। उत्तर आपका इस क्वेश्चन का तीसरा विकल्प हो जाएगा बौद्ध संगीति। पेपर में आपसे बौद्ध संगीति का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि बौद्ध और जैन दो चैप्टर आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इसलिए आपको चारों की चारों में बौद्ध संगीति मात्र एक नज़र में आपको कराता हूं, क्योंकि अंतिम दौर की वीडियो आप लोगों के लिए रिवीजन का काम करने वाली हैं। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था आपका राजगृह। अध्यक्ष था महाकाश्यप। राजा हुआ करते थे अजात शत्रु। दूसरी जो हुई थी 383 में हुई थी, वैशाली में हुई थी। साबा कामी या साबा कमीर के नाम से भी इसको जानते हैं। कालाशोक राजा हुआ करता था दूसरी बौद्ध संगीति में। तीसरी 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र था अध्यक्ष, अशोक था राजा। चौथी आपकी 72 AD 72 ईस्वी में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर राज्य में हुई थी। वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। कनिष्क उस दौरान का राजा था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इनका कोई ट्रिक नहीं है, ना ही आप इनको रटने का प्रयास करना। देखो, पहली में अजात शत्रु था, महाकाश्यप अध्यक्ष था, राजगृह में हुई थी। दूसरे में आपका कालाशोक, तीसरे में आपके अशोक, अशोक को तो सभी लोग जानते हैं। तीसरी, चौथी कनिष्क के टाइम में हुई थी। और कनिष्क के टाइम में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, यहाँ पर बौद्ध धर्म दो पार्ट में आपका डिवाइड हो गया था, है ना। कनिष्क के टाइम में बौद्ध संगीति दो संप्रदाय में बट गया, हीनयान और महायान। कनिष्क महायान का संरक्षक था। ये सिलेबस में आपके दिए गए हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना, जो भी इम्पोर्टेंट आपकी जानकारी थी। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक छोटी सी जानकारी बता दूं, ये जो नोट्स आप लोगों के लिए हैं ये क्विक रिवीजन नोट्स हैं। पेपर के अंतिम दौर में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। 60 नंबर की पूरी तैयारी आपकी इन्हीं नोट्स की मदद से हो जाएगी। आपको इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का नोट्स कंप्लीट मिल जाएगा। एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक का भी मिल जाएगा।
इसी के साथ PYQ क्वेश्चन का वन लाइनर फॉर्मेट में भी मैंने आपको देने का प्रयास किया है। कहने का तात्पर्य इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है, जिसमें पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय नाम का दक्षिण भारत का राजा हुआ करता था, है ना, तो इससे संबंधित हो जाएगा। ठीक। हर्षवर्धन की मैं बात करूं, हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे? कन्नौज के राजा थे। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। कौन? बाणभट्ट इनका दरबारी कवि हुआ करता था, जिसने हर्षचरित की रचना की, वो भी संस्कृत भाषा में। समुद्रगुप्त आपके गुप्त वंश से संबंधित थे। भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? इनका दरबारी कवि हुआ करता था कौन? जिसने प्रयाग प्रस्तुति की रचना की थी। किसकी? प्रयाग प्रस्तुति की रचना की थी। इनके दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन इनके दरबारी कवि का नाम हो जाएगा। ठीक है ना। और मैं बात करूं पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि का नाम था रवि कीर्ति। कौन था? रवि कीर्ति। ठीक, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से अक्सर बन जाते हैं, किसका कौन दरबारी कवि, किसकी क्या रचना। वो जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो हमने आपको बता दी। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, जो कि कहता है किस दिल्ली सुल्तान ने राजस्व की बकाया राशि वसूलने के लिए दीवान ए मुश्तखराज नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो मुश्तखराज नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बलबन को रक्त और लौह की नीति के नाम से भी जाना जाता है। रक्त और लौह की नीति, ठीक है ना। रक्त और लौह की नीति के लिए किसको जाना जाता है? बलबन को जाना जाता है। और बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा भी शुरू की थी। तुर्कान ए चहलगानी इल्तुतमिश ने शुरू की थी, परंतु उसका अंत किसने किया था? अंत बलबन ने किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कहता है जहांगीर के दरबार में पक्षियों और प्रकृति का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो प्रसिद्ध चित्रकार था उस्ताद मंसूर। कौन? उस्ताद मंसूर था। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कहता है बेसिन की संधि 1802 अंग्रेजों और किस पेशवा के बीच में हुई थी, है ना। तो यह वाली जो आपकी संधि थी, बेसिन की संधि, ये हुई थी बाजीराव द्वितीय के साथ। 1802 की बेसिन की संधि, ठीक है ना, तो बाजीराव द्वितीय के साथ आपकी हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 1838 में कलकत्ता में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये आपकी की थी द्वारकानाथ टैगोर ने। किसने? लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। ठीक। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। दादा भाई नौरोजी ने निष्कासन का सिद्धांत दिया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी किताब का नाम हो जाएगा। ठीक, ये आपको बात पता होगी, ठीक है ना। और जितने भी लोग, कई लोगों की डिमांड है कि सर जो आप क्लास कराते हैं ना, ये वाली क्लास, तो हमें ये क्लास का ही PDF दे दो। क्लास का PDF जितने भी लोगों को लेना है, ठीक है ना, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर लेना, तो आपको क्लास का जितनी भी क्लास आपकी अंतिम दौर तक होगी, मैराथन होंगी, इसके अलावा बड़ी बड़ी क्लास होंगी, वन लाइनर की किताब, वन लाइनर की क्लासेस आपकी होंगी, ठीक है ना, तो वो सब कुछ आपका होगा। वो क्लास का PDF आप सभी को मिलने वाला है। नोट्स अलग है और क्लास की PDFs अलग है। जितने भी लोगों को ये क्लास की PDF चाहिए, है ना, क्लास वाली PDF चाहिए, तो उनके लिए प्राइस यहाँ पर कितना रखा गया है? उनके लिए प्राइस यहाँ पर 149 रखा गया है, मात्र 149 रुपये में। अभी पेपर में बहुत टाइम है, अभी आपको मैराथन वीडियोस भी कराई जाएंगी, लंबी लंबी, है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो जितनी भी क्लासेस होंगी, मैं आपको ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ, तो है ना, ये वाली PDF से पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और आप लोग इनको पढ़ते रहोगे तो अच्छे ढंग से आपकी तैयारी हो जाएगी। ये क्लास का नोट्स आप लोग ले सकते हो। और जिनको भी नोट्स चाहिए, नोट्स का प्राइस तो आपको पता है 299 है, जिसमें पूरा सिलेबस एक ही बार में आपको मिल जाएगा।
अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जितने भी लोगों के ये नोट्स क्लास वाले चाहिए तो वो लोग भी ले सकते हैं, है ना। प्रत्येक दिन उनको PDF मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखो, कहता है राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? फिर इनका नाम हो गया था राजा राम मोहन राय। तो अकबर द्वितीय ने उपाधि दी थी। किसने? अकबर द्वितीय ने उपाधि दी थी। अगला यहाँ पर कहता है सम्मति आयु अधिनियम 1891 किसके प्रयासों से पारित हुआ था? किसके प्रयासों से पारित हुआ था? BM मालावरी के प्रयासों से पारित आपका हुआ था। ज्योतिबा फूले के बारे में आप सभी को पता होगा कि इन्होंने 1873 में क्या किया था? 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले जी ने की थी। और ज्योतिबा फूले की किताब आपकी एक तो चाबुक है, काश्तकार का चाबुक, और एक किताब है आपकी गुलामगिरी। ये किताबें फेमस हैं, पेपर में आपको देखने को मिल सकती हैं। गुलामगिरी इनकी किताब आपकी हो जाएगी, ठीक। और मैं बात करूं ईश्वरचंद विद्यासागर की। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए कदम उठाए थे, है ना। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अंत करने के लिए कदम उठाए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। अभी हमने आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था बम्बई अधिवेशन में। किसमें? बम्बई अधिवेशन में पारित किया गया था, ठीक। और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आपका हुआ था। कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को, है ना। 8 अगस्त 1942 को आपका ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने जियोग्राफी का है। पृथ्वी किस तिथि को सूर्य के सबसे निकट होती है, जिसको उपसौर बोलते हैं? यहाँ पर दो बातें आपको समझ लेनी रहेंगी। एक तो उपसौर होता है, एक आपका होता है अपसौर। अपसौर क्या है, उपसौर क्या है? देखो, उपसौर में क्या होता है? उपसौर में सूर्य के सबसे निकट होती है पृथ्वी, है ना। सूरज के सबसे निकट पृथ्वी कब होती है? तो वो होती है 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को होती है। उसको उपसौर बोलते हैं। कैसे याद रखोगे? उपसौर में उ है और 3 जनवरी में है, तो 3 आपको सेम लग रहे होंगे ना। उपसौर में पहला अक्षर उ और 3 ऐसा आएगा तो आप लोग समझ लेना कि उपसौर की बात की गई है, ठीक। और 4 जुलाई को क्या होता है? अपसौर होता है। अपसौर और ये वाली उपसौर। इतना आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर एक बात और आपको पता होना चाहिए, अपसौर में क्या होता है? दूर होती है पृथ्वी, सूरज से बहुत दूर हो जाती है। पृथ्वी सूर्य के नज़दीक कब होती है? उपसौर को होती है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी जो पेपर में आपसे एक क्वेश्चन आ भी चुका है। शायद यही आया हो या अपसौर का आया हो, लेकिन आया है, ठीक। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने कहता है काष्ठ स्थलाकृति का निर्माण किसकी क्रिया द्वारा होता है? पवन हिमनद के द्वारा होता है, भूमिगत जल के द्वारा होता है, या समुद्री लहरों के द्वारा होता है? तो ये आपका होता है भूमिगत जल के द्वारा। किसके द्वारा? भूमिगत जल के द्वारा आपका होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है किस महासागरीय धारा को हम्बोल्ट धारा के रूप में भी जाना जाता है? तो हम्बोल्ट धारा के रूप में किसको जानते हैं? तो पेरू की धारा को जानते हैं। पेरू की धारा को जानते हैं, ठीक है ना। और धाराएं आपकी ज्योग्राफी में एक चैप्टर्स दिया गया है। आपको ये पता होना चाहिए जो गर्म धारा है, गर्म धारा कहाँ पर उत्पन्न होती है, किस ओर बहती है, और ठंडी धारा किस। ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं जो कि सिलेबस का हिस्सा है। एक क्वेश्चन शायद आपसे यहाँ पर भी बनेगा, इसलिए मैं इन दोनों बातों को आपको एक नज़र में यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग दोनों ही धाराओं को समझ लो। गर्म धारा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा हो जाएगी। ठंडी धारा क्या होती है? ठंडी धारा ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। मैंने आपको पढ़ करके सुना दिया, लेकिन अधिकतर लोग इसको समझ नहीं पाए। क्या है सिस्टम?
सिस्टम यहाँ पर समझो इसका। गर्म धारा की मैंने बात की है। आपको पता होगा जो पृथ्वी होती है, भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र होता है, बीच वाला क्षेत्र होता है, 0 डिग्री अक्षांश वाला क्षेत्र होता है ना, इसको गर्म क्षेत्र बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत क्या होती है, गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य सीधा यहीं पर अपनी किरणें बिखेरता है। तो इस वाले मध्य वाले क्षेत्र में गर्मी होती है। कर्क और मकर के बीच वाले क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर गर्मी होती है। तो गर्म, जहाँ पर गर्मी अधिक होगी तो वहीं आपकी धारा गर्म होगी। तो कहने का मतलब है भूमध्य रेखा के निकट आपकी उत्पन्न होगी गर्म धारा। तो यहाँ पर ये उत्पन्न हो गई बीच वाले क्षेत्र में, बीच वाले क्षेत्र में आपकी धारा यहाँ पर आपकी उत्पन्न हो गई। अब ये धाराएं किधर जाएंगी, उच्च अक्षांश की ओर जाएंगी। उच्च अक्षांश का मतलब ध्रुवों की तरफ, यहाँ पर और यहाँ पर, इधर की टाइप, इधर की तरफ, इधर की तरफ, या ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, अर्थात ध्रुवों की तरफ गर्म धाराएं आपकी गमन करेंगी। इतनी बात मैंने आपको बताई कि ध्रुवों की ओर आपकी प्रवाहित होती है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गर्म धारा आपकी जाती है। ठीक, गर्म धारा ध्रुवों की ओर जाएगी, इतना आपको समझ लेना है। अब ठंडी धारा, अब ठंडा क्षेत्र कहाँ पर होता है मित्र, ठंडा आपका ध्रुवों पर होता है। ध्रुवों पर ही बर्फ आपकी जमी रहती है, तो ध्रुवों पर ही आपकी ये ठंडी धाराएं उत्पन्न होंगी। अब ये ध्रुव पर उत्पन्न हो गई, अब ये किस ओर जाएंगी, निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश का मतलब 0 की तरफ, यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ, इस तरफ आपकी ये आएंगी। ठीक, वही मैंने आपको बताया, उष्णकटिबंधीय बीच वाले क्षेत्र को बोलते कर्क व मकर रेखा के बीच को, या निम्न अक्षांश की ओर ये आपकी प्रवाहित होती हैं। ये ध्रुवों के पास या उच्च अक्षांशों में उत्पन्न होती हैं। इतनी बात आपने समझ ली। अब एक बात और समझ लो, जिस स्थान पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे जापान का आसपास का क्षेत्र हो गया, उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट हो गया। ठीक, और जहाँ पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है, जो नौ संचालन में बाधा उत्पन्न करता है। गर्म ठंडी मिलेंगी तो वहाँ पर मछलियाँ अधिक होंगी, लेकिन नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होगा, कुहरा वाला मौसम वहाँ पर हो जाएगा। धाराओं से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आएगा, आप उस क्वेश्चन को एक झटके में कर लोगे और 1-2 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। SCERT किताब में कुछ कंटेंट इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है ना, जहाँ से पेपर आपका बनेगा, लेकिन हमने समझा दिया है। देखो, गर्म धारा की बात मैं पहले कर लेता हूँ। जो धाराएं भूमध्य रेखा गर्म क्षेत्र से ध्रुवों ठंडे की ओर जाती हैं, उनका जल गर्म होता है, उन्हें गर्म जलधारा कहते हैं। ये बात मैंने आपको अच्छे ढंग से अभी बता दी। ठीक, जो धाराएं ध्रुव या ठंडे क्षेत्र की ओर से भूमध्य रेखा की ओर गर्म क्षेत्र की ओर चलती है, उनका जल का ताप क्रम कम होता है, उन्हें ठंडी धारा कहते हैं। ये दोनों बात अभी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों की किताब में 3 धाराएं दी गई हैं, जहां से 1-2 क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, उनको भी यहाँ पर समझ लो। गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की जो धारा है ना, वो कैसी है, वो एक आपकी गर्म धारा है, ठीक है ना। तो ये एक प्रमुख आपकी गर्म धारा हो जाएगी, अटलांटिक महासागर की ये धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम कहाँ की गर्म धारा है, तो अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर प्रभावित आपकी ये धारा आपकी होती है, ठीक है ना। और लेब्राडोर की धारा कैसी है, लेब्राडोर की एक आपकी ये ठंडी धारा हो जाएगी, और ये उत्तरी ध्रुव सागर से प्रारंभ होकर न्यू फाउलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम में मिलती है। ये कनाडा के लेब्राडोर पठार के पूर्वी तट के किनारे से बहती है, इसे लेब्राडोर की धारा के नाम से जानते हैं। लेब्राडोर की ठंडी धारा के साथ बर्फ के बड़े बड़े खंड न्यू फाउलैंड तक आते हैं। बर्फ के बड़े बड़े खंड न्यू फाउलैंड तक किस धारा के आते हैं, तो लेब्राडोर की धारा के आते हैं, ठीक है ना। एक आपकी है क्यूरोसियो की धारा, है ना। क्यूरोसियो की धारा कैसी है, क्यूरोसियो की धारा आपकी एक गर्म धारा हो जाएगी। जापान तट के पास यह धारा पछुआ पवन के प्रभाव के कारण पूरब की ओर मुड़ जाती है। यह धारा अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम के समान ही है। यह एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट से चलकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है, जहां इसे कैलिफोर्निया की धारा के नाम से जाना जाता है। एक आपकी है क्यूराइल की जलधारा। क्यूराइल की जो जलधारा है ये कैसी है, ये आपकी ठंडी हो जाएगी। ये धारा आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाती है। यह एक ठंडी धारा है ना। इसकी तुलना अटलांटिक महासागर की लेब्राडोर से की जा सकती है। ठीक, तो इतना आपको पता चल गया। और हमने आपको ये भी बताया कि जहाँ पर आपकी जब क्यूरोसियो की गर्म धारा से ये मिलती है तब वहाँ पर कोहरा पड़ता है, जो जलयानों के लिए क्षतिकारक होता है। गर्म ठंडी जलधाराएं मिलने वाले से यहाँ समुद्री घासें मिलती हैं, जिसे मछलियाँ खाती हैं, तो मछलियाँ वहीं पर आपकी अधिक मिल जाएंगी।
ठीक है ना, ये धाराएं कुछ इंपॉर्टेंट थी जिनको हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है चिनूक पवन किस क्षेत्र में चलती है। चिनूक जो है ना आपकी रॉकी उत्तरी अमेरिका में ये आपकी चलती है। अगला यहाँ पर कहता है इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। इलायची की पहाड़ियाँ आपके केरल में स्थित हो जाएंगी। अगला कहता है यहाँ पर किस भारतीय नदी को लवणवती या नमक की नदी के नाम से जानते हैं। तो लूनी नदी को जानते हैं, जो कि रेगिस्तान में ही आपकी विलीन हो जाती है। माही नदी किस रेखा को 2 बार काटती है बताओ। तो माही नदी आपकी रेखा को 2 बार काटती है। कर्क को 2 बार कौन सी नदी काटती है। तो माही नदी आपकी काटती है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है किस मिट्टी को लोकप्रिय रूप से स्वतः जुताई वाली मिट्टी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी किस लिए फेमस है आपको ये पता होना चाहिए। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए फेमस है। काली मिट्टी में कपास अच्छा पैदा किया जाता है और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसी मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और ये मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और इस मिट्टी में दरारें भी पड़ जाती हैं, इसीलिए इसको स्वतः जुताई के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा के क्षेत्र में आपको ये मिट्टी अधिक मात्रा में देखने को मिल जाएगी। आपका एक सिलेबस एसएसटी का है ना, जिसमें एग्रीकल्चर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में तो मिट्टियों वाला चैप्टर दिया गया है। ज्योग्राफी में भी 6 की ज्योग्राफी में भारत की मिट्टी वाला चैप्टर दिया गया है। 7th में भी मिट्टी वाला चैप्टर से दिया गया है। तो मिट्टी से एक क्वेश्चन तो आपसे अवश्य बनेगा। अब तक पेपर हुए हैं यूपी टेट के, तो मिट्टी से हर बार एक क्वेश्चन बना है। सभी प्रकार की मिट्टी को एक नज़र में आपको रिवीजन कराते हैं। सबसे पहले आपकी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किस लिए फेमस है, कहाँ पर पाई जाती है, क्या पैदा किया जाता है। यह मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मलबे से निर्मित है। उत्तर भारत में, ठीक है ना, ये निर्मित है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत में महानदी कृष्णा, कावेरी के द्वारा लाए गए मलबे से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा में गेहूं, चावल, गन्ना आपका पैदा किया जाता है ना। गंगा का मैदानी क्षेत्र है, सिंधु का, ब्रह्मपुत्र नदियों का, तो वहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाएगी। तो वहाँ पर आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, जो कि उपजाऊ मिट्टी आपकी होती है। रही बात काली मिट्टी की, यह मृदा वहाँ मिलती है जहाँ प्राचीन काल में लावा का जमा हुआ था। लावा के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। कपासी या रेगुर मृदा भी इसी को बोलते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में आपकी पाई जाती है। ये राज्य इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक क्वेश्चन आपको मिट्टी से देखने को मिल जाएगा। लाल पीली मिट्टी क्या है। लाल पीली, इस मिट्टी का निर्माण प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पुरानी चट्टान से हुआ। ऐसी मिट्टी गर्म और सूखे भागों पर पाए जाने के कारण कम उपजाऊ आपकी होती है। लेटराइट मिट्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक, भारत में यह मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा के पोषक तत्व पानी में घुलकर रिस रिस कर नीचे चली जाती है। पोषक तत्व के अभाव में ये कम उपजाऊ हो जाती है। भारत में यह मिट्टी केरल के मालाबार और छोटा नागपुर पठार उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलती है। चाय, काफ़ी, काजू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी आपकी कौन सी हो जाएगी, लेटराइट। पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को एक मिला होगा कि चाय के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो उत्तर आपका होगा लेटराइट मिट्टी। चाय, काफ़ी, काजू के लिए आपकी फेमस मानी जाती है, ठीक है ना। और मरुस्थलीय मिट्टी या रेगिस्तानी मिट्टी आपको पता है कि ये डिज़र्ट में ही आपको मिलेगी। जैसे गुजरात का जो रेगिस्तानी इलाका है, राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर मिलेगी। रेतीली मिट्टी होती है, नमकीन होती है, इसमें नमी बहुत कम होती है, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। पर्वतीय मिट्टी पर्वतों की तरफ आपकी मिलती है, जहाँ पर आपके पर्वत होंगे, है ना। पर्वतों के ढालों पर पतली मिट्टी आपकी पाई जाती है। और जबकि पर्वतों की घाटियों में मृदा की मोटाई अधिक होती है। सीढ़ीदार यहाँ पर खेती की जाती है। जैसे उत्तराखंड में पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार या सोपानी खेती आपकी की जाती है। ठीक, तो मिट्टियों को मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया जितना भी हमको समझाना था। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। जितने भी लोगों को लगता है कि अंत टाइम में हम नोट्स को पढ़ लें और हम पूरा रिवीजन कर लें, जी हाँ बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। आपके पास मात्र 4 से 5 घंटे का टाइम हो तो पूरा सिलेबस आप लोग निचोड़ सकते हो।
है ना, तो पूरा आप खत्म कर सकते हो। नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये नोट्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। नोट्स के साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी ऑल ईयर्स आपको मिल जाएगा। जिन लोगों को क्लास की पीडीएफ चाहिए वो भी मैसेज कर लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता, झारखंड में जादूगोड़ा की जो खाने हैं वो किस लिए फेमस हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये आपकी यूरेनियम के लिए आपकी जादूगोड़ा झारखंड की खाने फेमस हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा था? गोंड, संताल, भील, मुंडा, कौन सा था? भील इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। सबसे बड़ी जनजातीय आपकी समूह थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 किसको जोड़ता है? ये प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कहता है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपके जापान से लिया गया है। कहाँ से? जापान के संविधान से लिया गया है। अगला यहाँ पर कहता है, कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि से संबंधित है? संचित निधि से संबंधित आपका अनुच्छेद 266 आपका हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त या निवर्तमान अध्यक्ष? क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? राष्ट्रपति हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका जवाब। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति आपका करता है। अगला यहां पर कहता है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया था। कितने परसेंट कर दिया था? तो लोकसभा का 15% इसने सीमित कर दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कहता है, किस अनुच्छेद के तहत संसद एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है? तो ये आपका अनुच्छेद 312 कहता है। 312 कहता है। ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, जनहित याचिका पिल की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। जनहित याचिका की बात की गई है ना। ठीक। तो ये आपकी ब्रिटेन से ली गई है या अमेरिका से ली गई है या ऑस्ट्रेलिया से ली गई है? तो जवाब आपका हो जाएगा अमेरिका। ठीक। अमेरिका से पिल की अवधारणा आपकी ली गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, कहता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर आपकी की गई थी। ठीक। अगला देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है, फिलिप्स वक्र किसके बीच का संबंध दर्शाता है? फिलिप्स वक्र आपका मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच का संबंध दर्शाता है। हिंदू वृद्धि दर किसकी विकास दर को संदर्भित करती है? हिंदू वृद्धि दर जो आपकी होती है ये राष्ट्रीय आय जीडीपी को संदर्भित करती है। जल निकाय में सुपोषण के कारण क्या होता है? सुपोषण, जल निकाय में सुपोषण के कारण आपका घुलित ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों की मृत्यु आपकी हो जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, पर्यावरण का क्वेश्चन है कि ऊर्जा हस्तांतरण का 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने इसको दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, मेगस्थनीज द्वारा लिखित क्लासिक पुस्तक इंडिका जो है ना के अंश किसके लेखन में संरक्षित है? किसके लेखन में संरक्षित है? एरियन और स्ट्रेबो। इंडिका जो किताब लिखी थी मेगस्थनीज की किताब है, यूनानी राजदूत हुआ करता था, मौर्य शासन की जानकारी यही किताब आपकी बताती है। ठीक है ना। और कौटिल्य की किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। आपको कई बार बताया है अर्थशास्त्र चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य की किताब हो जाएगी। कालिदास की रघुवंशम है, मेघदूतम है, कुमार संभवम है, ये किताब हो जाएगी। ठीक। और फायान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। कौन? सिमुक हुआ करता था। अगला देखो, चौथ और सरदेशमुखी कर किसके द्वारा वसूले जाते थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो। सरदेशमुखी और चौथ कर किसके द्वारा वसूले जाते थे? सिंपल सा क्वेश्चन। अगला देखो,
प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी, ऊपर के क्वेश्चन में हमने आपको बताई है। गुलामगिरी किताब किसकी है? ज्योतिबा राव फूले की किताब आपकी हो जाएगी। नारायण गुरु जो है ना, इन्होंने एक नारा दिया था, एक जाति एक धर्म, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो नारायण गुरु ने दिया था। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया था। पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन या आत्म सम्मान जिसको बोलते हैं आत्म सम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन किसने चलाया था? तो पेरियार महोदय ने इस आंदोलन को चलाया था। पेरियार ने हिंदू वेद ग्रंथ भगवत गीता, रामायण, मनुस्मृति के ये कट्टर आलोचक थे। BR अम्बेडकर ने, है ना, इन्होंने क्या चलाया था? मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए थे। ठीक, अगला देखो, राइट आंसर आपको बताया हमने, ज्योतिबा राव फूले यहाँ पर हो जाएगा। किस धातु के कारण इटाई रोग होता है? इटाई रोग आपका कैडमियम से होता है। किससे? कैडमियम से होता है। पारा से मिनी माता रोग, है ना, मिनी माता रोग किससे होता है? पारा से आपका होता है। ठीक, अगला देखो, रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है? आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन आपके इराक में हुआ था, पहला वाला इराक में 1973 में। ठीक है ना। तो भारत में रामसर स्थल है आपके, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में भी है, एटा में है पटना पक्षी विहार, और अलीगढ़ में शेखा झील जो अभी रामसर स्थल घोषित की गई है। शेखा झील अलीगढ़ की लेटेस्ट है, शायद पेपर में आपसे पूछ ले शेखा झील, ठीक है ना। शेखा झील अलीगढ़ में है आपकी, ठीक, आर्द्र भूमि की श्रेणी में आपकी शामिल कर दी गई है। अगला यहाँ पर देखो, कहता है कौन सा वर्णक मूत्र को पीला रंग देता है? कौन सा वर्णक मूत्र को, आखिर जो मूत्र होता है वो पीला रंग का क्यों होता है ना? वो होता है यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण आपका होता है। अगला यहाँ पर कहता है ओलेरी कल्चर किसके उत्पादन को संदर्भित करता है? ओलेरी कल्चर आपकी सब्जियों के उत्पादन को संदर्भित करता है, ठीक है ना। अंगूर की खेती को बीटी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटी कल्चर, विटी कल्चर के नाम से इसको जानते हैं। सेरीकल्चर बोलते हैं रेशम के कीटों का उत्पादन। न्यूयॉर्क 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम ब्लेवेत्स्की और कर्नल आलकाट ने की थी। बाद में इसमें एनी बेसेंट भी आपकी शामिल होती हैं, ठीक। अगला यहाँ पर कहता है किस संविधान संशोधन ने संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी? 9वीं अनुसूची जोड़ी थी आपके प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, सही आपका हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द आपके जोड़े गए थे, ठीक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि आपके हो जाएंगे। अगला यहाँ पर कहता है शारदा नहर किस राज्य की सबसे लंबी नहर है? तो अपने उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर आपकी शारदा नहर हो जाएगी। अगला यहाँ पर कहता है आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आर्द्रता मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है चिकनकारी कहाँ की पारंपरिक कढ़ाई शैली है? हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, कश्मीर। राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ को अभी हाल में ही गैस्ट्रोनॉमी शहर भी घोषित किया गया है चिकनकारी के कारण। तो लखनऊ इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन करंट में बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन आपसे यूपी स्पेशल के भी देखने को आपको मिलेंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो बैरन द्वीप, बैरन द्वीप इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा कांस्य तावे के सिक्के की शुरू की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर दिया गया है ना, तो तुगलक ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, बी विकल्प। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर कहता है पब्लिक सेफ्टी बिल 1929 का विरोध भगत सिंह ने क्यों किया था? भगत सिंह ने इसलिए किया था, इसने नागरिक स्वतंत्रता में कटौती की और बिना मुकदमे के लोगों को हिरासत में लिया, इसलिए किया। बी विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है किस फसल को वृद्धि के लिए
खड़े पानी या जल भराव की आवश्यकता होती है। मतलब कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें पानी हमेशा भरा रहना चाहिए, बताओ। गेहूं में ऐसा नहीं कर सकते हो, गेहूं खराब हो जाएगा। मक्का को तो पानी की बहुत ज़रूरत होती है लेकिन भरा नहीं रहना चाहिए। कपास यानी कि धान या चावल आप लोग उगाते हैं, आपको पता होगा कि इसी में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जल भराव की आवश्यकता इसी में सर्वाधिक आपकी होती है। अगला यहाँ पर कहता है फ्लाई ऐश किसके द्वारा उत्पन्न एक प्रदूषक है। फ्लाई ऐश जो होता है ये ताप विद्युत संयंत्रों से होता है, ताप विद्युत संयंत्रों से आपका होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन कहता है सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक कौन थे। इसके थे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्षत्रिय नृत्य किसकी शिक्षाओं पर आधारित है। श्रीमंत शंकरदेव की शिक्षाओं पर आपका आधारित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट है। तो ग्रेट रेड स्पॉट आपका बृहस्पति पर है, बृहस्पति यहाँ पर दिया गया है, बृहस्पति हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका कहता है अल्फा बीटा गामा विविधता शब्द किसमें प्रयुक्त होते हैं। अल्फा बीटा और गामा जो शब्द होते हैं ये आपके जैव विविधता में प्रयुक्त होते हैं। जैव विविधता के प्रकार बताते हैं, उनकी विविधता बताते हैं। अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता आपकी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस किसने लिखा। किसने लिखा मुद्रा राक्षस, आपका विशाख दत्त ने लिखा। कालिदास की रचनाएं हमने कई बार बताई हैं और पेपर में भी कई बार आई हैं, पर कुछ रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैंने अक्सर आपको बताया है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम कुमार संभवम, शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम, विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस हो जाएगी। इसके अतिरिक्त और कुछ रचनाएं हैं जैसे भारवी की तो इम्पोर्टेंट कर ही लेना, किरातार्जुन, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, शिशुपाल वध माघ की, गीत गोविंद जयदेव की, राज तरंगड़ी इम्पोर्टेंट पेपर में आ भी चुकी है। कलहड़ की किताब 12वीं शताब्दी के कश्मीर का इतिहास बताती है। बाल रामायण राजशेखर की रचना हो जाएगी। ठीक, तो इम्पोर्टेंट था। खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर गंगवंश के नरसिम्हा प्रथम के द्वारा बनवाया गया। यह एक रथ के आकार का मंदिर है। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आपको 1-2 अवश्य देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी लोगों को नोट्स चाहिए, नोट्स लेने के लिए कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को आप लोग ले सकते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर। अगला यहाँ पर कहता है कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था। 1907 में आपका कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था। ठीक है ना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है कौन सा अनुच्छेद राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद आपका 50 निर्देश देता है। वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए। जिन भी लोगों को क्लास की पीडीएफ लेनी है ना, इस प्रकार से आपको मिल जाएगी। उत्तर आपका डायरेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैंने आपको अभी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो इस प्रकार से आपको ये सोल्व पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना और लिख देना कि हमें क्लास की पीडीएफ चाहिए। नोट्स चाहिए, उसका प्राइस 299 है। क्लास की नोट्स का प्राइस 149 है। दोनों भी आप लोग ले सकते हो, लेकिन हमें मैसेज एक बार आप लोग कर लेना, ठीक है ना।